हेलो, गुड इवनिंग ऑल डियर स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पर आपको मिलता है लाइव क्लासेस। वो बच्चे जो नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो अभी नर्सिंग कर रहे हैं, और वो जो बच्चे जिन्होंने रिपीटेडली कई नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। तो आशा और एक सफलता की उम्मीद से भरा हुआ सेशन आप सबके लिए। काफ़ी बच्चे काफ़ी टाइम से, क्योंकि आज हमारा क्लास का शेड्यूल था 8 बजे से, ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, लेकिन थोड़ा सा कि हम डिले भी हुए और मैंने मैसेज भी किया था क्योंकि काफ़ी बच्चे जस्ट अभी ऑफलाइन क्लासेस लेकर के भी निकले। तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जुड़ जाइए आप इस सेशन के साथ में। और अपना नाम तो मैं जैसा कि देख ही पा रहा हूँ, और ये भी ज़रा मुझे बता दीजिए कि कौन बच्चे कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। गुड इवनिंग रेनू वर्मा, साजिद, बिट्टू यादव, सोनी सिंह, पाल पूनम, ज्योति पांडे, रेशमा सरोज। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। गुड इवनिंग बच्चों, जुड़िए हमारे आज की इस लाइव सेशन क्लास के साथ में, जहां पर आपको नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी क्लासेस जो कि टॉपिक वाइज होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड होगी, जिसमें न सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो उसके अंदर जैसे अपन बात करते हैं 30 क्वेश्चन, लेकिन वो सिर्फ 30 ही नहीं होते। उन क्वेश्चंस के अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो मैं कहता हूं कि इस पूरी क्लास सेशन के अंदर हम 150 टू लेके 200 तक क्वेश्चन जो है वो क्लियर करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है बच्चों, मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आज की जो हमारी क्लास है वो मैं कहूँगा कि एग्ज़ाम टारगेटेड, आपके आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम को टारगेटेड, ऐसे क्वेश्चन जो रिपीटेडली एग्ज़ाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो कि हमें इस एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बार बार कंफ्यूज रहते हैं, डाउटफुल होते हैं, उन सारे डाउट्स को, उन सारे सस्पेंस को दूर करने वाले हैं। और आज की क्लास की सबसे खास बात ये, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू सेशन तो होगा ही होगा, लेकिन साथ में आपको विथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, इस चीज़ पर ज़रा फोकस करिए। जो बच्चे क्लास में थोड़ी देर के लिए आते हैं फिर वापस चले जाते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं लेकिन वापस चले जाते हैं, उनके लिए बता दूं कि आज की जो क्लास की सबसे इंपॉर्टेंट और खास जो चीज़ रहने वाली है वो है विथ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स फॉर एग्जाम। क्लास के साथ एमसीक्यू सेशन हम सोल्व करेंगे, और उन क्वेश्चंस के साथ साथ में ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे बॉडी की बहुत सारी नॉर्मल वैल्यूज़, मोस्ट कॉमन टाइप क्वेश्चंस, मोस्ट कॉमन ड्रग्स के बारे में, मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में, ऐसे की पॉइंट्स जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी आज की क्लास में एमसीक्यू सेशन के साथ साथ में शुरू करेंगे। और बच्चों, एक बार फिर से ये जो सेशन रहने वाला, मैं सिर्फ इसे एमसीक्यू सेशन नहीं, मैं इसे सिलेक्शन सेशन कहूँगा। सिलेक्शन सेशन, जो बच्चे जिनको लगता है कि एग्जाम्स दिए कभी कभार 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, वो इसलिए कि ऐसे क्वेश्चन जो वो पढ़ के तो जाते हैं लेकिन उनके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, सस्पेंस में रहते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बच्चों, टॉपिक वाइज जैसा कि मैं रोज़ क्लास लेता हूँ, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, और उसके साथ में इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, तो ये सिलेक्शन सेशन आपका रहने वाला है, न कि एमसीक्यू सेशन। जितने भी जो बच्चे जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर के लास्ट तक इस क्लास में बने रहें, इस क्लास को कंटिन्यूस देखते रहें, और इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आती है उनको और आप जरूर से एक नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर ले। तो चलिए हम अपने इस एमसीक्यू सेशन की ओर बढ़ते हैं बिना किसी डिले के। जब तक सारे जो बच्चे हैं इस सेशन के साथ जुड़ जाएं, और जो भी बच्चे हैं क्लास देख रहे हैं, लाइव क्लास ले रहे हैं, अपने दोस्तों को भी, अपने क्लासमेट्स को भी इस क्लास को शेयर कर दे। तो लीजिए आपकी स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन, और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, अच्छी तरह से पढ़िए। मेंटल हेल्थ नर्सिंग है, अब तक हम पीडियाट्रिक नर्सिंग के क्वेश्चंस देख रहे थे, मेंटल हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। पहला सवाल, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे? जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस। दूसरा कह रहा है मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, स्प्रेडिंग द अवेयरनेस अबाउट मेंटल हेल्थ। सी कह रहा है स्टडी इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रामक रोगों का अध्ययन। और डी कह रहा है प्रमोटिंग द हेल्थ ईटिंग, स्वस्थ खान पान को बढ़ावा देना। बच्चों जवाब दीजिए,
देखिए जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मैंने कहा कि आज का जो सेशन है वो हमारा एमसीक्यू सेशन रहने वाला है, और एमसीक्यू सेशन के अंदर हमसे क्या पूछा गया है कि मेंटल हेल्थ डे के बारे में। किसके बारे में? मेंटल हेल्थ। पहले हमें आपको डिस्कस करूँगा मेंटल हेल्थ वो एक ब्रांच होती है साइंस की, वो एक मेडिकल हेल्थ की वो ब्रांच होती है जिसके अंदर हम एक रोगी के मेंटल हेल्थ के बारे में, मेंटल इलनेस के बारे में डिस्कस करते हैं, उसकी प्रिवेंशन को लेकर के, उसके ट्रीटमेंट को लेकर के, उसके हेल्थ प्रमोशन को लेकर के बात करते हैं। तो सीधी सी बात है, मेंटल हेल्थ यानी कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में हम की स्टडी करते हैं। तो ऑप्शन बी जो है बहुत ही साधारण सा सवाल है, वो ऑप्शन बी जो है हमारा कह रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि बी ऑप्शन अपना राइट रहने वाला है। शारीरिक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस जो है मेंटल हेल्थ के अंदर नहीं आती है। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो फिजिकल फिटनेस को भी इम्प्रूव करती है, जो मेंटल हेल्थ की जो कुछ की पॉइंट्स होते हैं मेंटल हेल्थ की अंदर, ऐसी प्रमोशनल कुछ थेरेपी तो होती है जो हमारी शारीरिक फिटनेस को ठीक कर सकती है। लेकिन प्राथमिक मुख्य देखिए ये क्या कह रहा है, मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है बच्चों मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना। मैं देखता हूँ कि इसका जवाब किन किन बच्चों ने सही दिया। महिमा कुमारी, अंकिता सिंह, संजू कुमारी, अनीता, कंचन, कौशल्या, राकेश, आलोक, कौशल्या कुमारी, शांति, गुड, रेनू, संध्या। बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, आप लगातार सेशन के साथ इसी तरह से बने रहिएगा, और जब आपका और हमारा इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा तो मुझे लगता है कि आप आने वाला जो अपकमिंग एग्जाम है उसको आप अच्छी तरह से कि फाइट करेंगे, और न सिर्फ फाइट करेंगे बल्कि बहुत ही अच्छी रैंक के साथ में भी फाइट करने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जल्दी से इसको अच्छी तरह से पढ़िएगा। इनमें से कौन सा अवसाद यानी कि डिप्रेशन का एक सामान्य लक्षण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ डिप्रेशन? क्या पूछा है? डिप्रेशन, डिप्रेशन का, और क्या पूछा? कॉमन, सामान्य लक्षण क्या है बच्चों? डिप्रेशन के बारे में बताता हूं। डिप्रेशन, ये पहली चीज तो कि मेंटल इलनेस है। क्या है? मेंटल इलनेस। ऐसा नहीं है कि ये फीवर है, ऐसा नहीं है कि ये हेडेक है, ऐसा नहीं है कि ये टैकीकार्डिया है। ये जो सिम्टम है ये मेंटल इलनेस का। किसका सिम्टम है? मेंटल। इसमें क्या होता है कि फ्लैट मूड होता है। फ्लैट मूड यानी व्यक्ति किसी से बात करना पसंद नहीं करता है। विड्रावल, विथड्रावल, अपने आप को हर तरह की एक्टिविटी से दूर कर लेता है, इंटरेस्ट नहीं रखता, किसी से बात करना पसंद नहीं है, कहीं खेलने नहीं जाना है, कहीं घूमने नहीं जाना, अपने ही मन में दुखी रहता है, उदास रहता है, सैड रहता है, एंजाइटी रहती है उसको। तो ये इस तरह की चीजें उसके अंदर होती है। तो डिप्रेशन का हमसे कॉमन लक्षण पूछा गया है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि एक्सेसिव एनर्जी, ऑप्शन हमारा क्या? अत्यधिक ऊर्जा उसमें रहती है क्या? नहीं, वो तो एकदम दुखी रहता है, सिर उसके घुटनों में रहता है, किसी चीज में उसका मन नहीं करता काम करने का। तो इस तरह का उसका मूड होता ही नहीं है कि उसमें एक्साइटमेंट हो, उसमें ऊर्जा हो। ये ऑप्शन आपका गलत है। ऑप्शन बी जो कह रहा है लगातार उदासी और रुचि की कमी, परसिस्टेंट सैडनेस, दुखी होना। देखिए मैंने बताया बिल्कुल ऐसा होता है, बहुत कॉमन सी बात है। लेकिन ऑप्शन सी और डी भी हम देखते हैं। याददाश्त में सुधार, याददाश्त में सुधार, देखिए इंप्रूव मेमोरी, अगर यहाँ पे होता, अगर यहाँ पे होता कि लॉस ऑफ मेमोरी, तो ये जो सिम्टम है डिप्रेशन का सिम्टम हो सकता था बच्चों। ऐसा होता है डिप्रेशन में, ऐसा होता है। इंक्रीज हंगर, भूख ज्यादा लगना, मैंने कहा कि उसका मन नहीं करता है, खाने में मन नहीं करता, खेलने में मन नहीं करता, बाहर घूमने में मन नहीं करता, तो भूख में वृद्धि नहीं होगी, भूख में कमी होगी। ऑप्शन ए, सी और डी आपकी गलत ऑप्शन है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिए। वेरी गुड, ज्योति पांडे, नीता कुमारी, बी, एक्सीलेंट बच्चों। तो बी जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर आपका। नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पढ़िए इसको अच्छी तरह से। स्टिग्मा रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ रेफर्स टू, मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में कलंक का तात्पर्य क्या है? स्टिग्मा का मतलब पूछ ले गए। एक और होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा का मतलब होता है बच्चों क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज, स्टिग्मा का मतलब होता है कि क्रिटिसाइज करना, यानी क्रिटिसाइज का मतलब होता है कि व्यक्ति के बारे में नकारात्मक बातें बोलना, नेगेटिव बातें बोलना, कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम तो किसी काम के नहीं हो, ये एग्जाम पास करना तुम्हारे बस की बात नहीं है क्योंकि तुम तो मेहनत ही नहीं करते हो। और जो बच्चा काफ़ी मेहनत कर रहा है, आप जैसे बच्चों की तरह काफ़ी
मेहनत करा है, सुबह से लेकर के शाम तक कोचिंग में पढ़ते हैं, दोपहर में फिर घर पे नोट्स बनाते हैं, और रात के टाइम यानी कि 8 से 9 बजे का जो हमारा सेशन रहता है इसके अंदर लाइव क्लासेस ले रहे हैं। इतने अच्छे बच्चे हैं, डेडिकेटेड अपनी डिसिप्लिन के साथ अपनी पढ़ाई के लिए, लेकिन फिर भी आपसे कोई ये कहे कि नहीं तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो सिलेक्शन ले ही नहीं सकते, तुम तो पढ़ते ही नहीं हो, तुम्हारा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं है, तुम्हारी तो रैंक भी ठीक नहीं आएगी, ऐसी कोई बातें कर रहा तो उसको अपन बोलते हैं क्रिटिसाइज करना। उसको अपन बोलते हैं क्रिटिसाइज करना, यानी नकारात्मक दृष्टिकोण और भेदभाव की तरह से देखना, तो उसका मतलब होता है स्टिग्मा। तो देखिए बच्चों, ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको दिखा रहा है कि नकारात्मक रवैया, उसके बारे में बुरी बातें बोलना, नेगेटिव बातें बोलना, ठीक बात नहीं बोलना। तो सबसे पहला कह रहा है कि विशेष चिकित्सा उपचार, स्पेशलाइज्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। ऑप्शन बी कह रहा है सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, परिवार से समर्थन। परिवार से समर्थन तो ये होता है कि जब हम सपोर्ट करते हैं कि नहीं बेटा तू पढ़, पैसे हम लगाएंगे, तू मेहनत कर, जरूर तुम्हारा सिलेक्शन होगा, ऐसा अगर कहता है तो उसका मतलब स्टिग्मा नहीं होता। सी कह रहा है कि नकारात्मक दृष्टिकोण, और डी कह रहा है कि मस्तिष्क सर्जरी का एक प्रकार। गुड। तो जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया, काफ़ी बच्चे जो हैं कमेंट भी कर रहे हैं, अच्छी बात है। इसी तरह से आप क्वेश्चन को समझते जाइए, एक्सप्लेनेशन को अगर तुरंत समझेंगे, अच्छी तरह से आप सुन रहे होंगे लाइव क्लास में, वॉल्यूम रखें ठीक तरह से, इतना कि जब आपको अच्छी तरह से सुनाई दे। एक कंसंट्रेट, एक एकांत में साइलेंट जगह पे रूम में बैठ करके आप इस क्लास को लीजिए, जहाँ पर बाहरी कोई भी इन्वायरमेंटल चीज़ें, जैसे कि हो सकता है वो साउंड है, पोल्यूशन है, नॉइस पोल्यूशन है, उन चीज़ों से दूर रहकर कंसंट्रेशन के साथ में आप क्लास लीजिए, काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो गुड बच्चों, जवाब दिया आपने सी, राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है, ए पर्सन विथ एन इरेशनल फियर ऑफ हाइट हेज, ऊंचाई से तर्कहीन डर लगने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बच्चों, पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब व्यक्ति को फियर होता है, जब व्यक्ति को फियर होता है तो उसको अपन बोलते हैं फोबिया। मेडिकल टर्म में उसको हम क्या बोलेंगे? फोबिया। ऊंचाई से तर्कहीन डर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको इरेशनल फियर, इरेशनल फियर का मतलब उचित कारण नहीं है, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के, बिना किसी वास्तविक कारण के भी अगर उसको डर लगता है तो हम उसको बोलते हैं कि फोबिया। तो इसमें हमसे पूछा गया है ऊंचाई से डर लगता है तो उस टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? देखिए एक एक ऑप्शन को हम देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इंसोम्निया, लिखा हुआ भी अनिद्रा, यानी कि नींद नहीं आना, नींद नहीं आना। बच्चों अगर एग्जाम में ये पूछा जाए, मैंने कहा कि हम इस क्लास के अंदर एमसीक्यू सेशन नहीं है, ये सिलेक्शन सेशन क्लास है, क्योंकि इसके अंदर एक सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, इस क्वेश्चन नंबर 4 में 5-6 तरह के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं। इनसोम्निया का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि नींद नहीं आना। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि व्यक्ति सोते टाइम रात को काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, लेट तक सो पाता है, या फिर रात में बार बार जगता रहता है, उसको कांस्टेंट नींद नहीं आती, नींद लेने में तकलीफ होती है, वो नींद जो है वो अच्छी तरह से सो नहीं पाता, हल्की सी आवाज़ पे तुरंत जग जाता है, इसका मतलब वो नींद जो है स्लीपिंग पैटर्न उसका डिस्टर्ब है, तो उसे हम कहेंगे इनसोम्निया। 3-4 तरीके से अगर आपसे पूछ ले तो आपको बताना इनसोम्निया। ऑप्शन सेकंड कह रहा है एक्रोफोबिया, और ऑप्शन सी कह रहा है एमनेशिया, और ऑप्शन डी कह रहा है डिसलेक्सिया। क्यों, मैंने कोई बता सकता है कि मैंने ये क्यों बताया? यहाँ पे ऑप्शन पे जाने से पहले मैंने बच्चों फोबिया क्यों बताया? बहुत आसान से ट्रिक है। ऐसे सवाल बच्चों जो है फ्री के सवाल होते हैं, फ्री के नंबर, यानी बिना मेहनत किए हुए हम एग्जाम के अंदर कैसे नंबर लेके आए, वो वाले सवाल है। देखिए इसमें देखिए केवल बी ऑप्शन है जहां पर आपको फोबिया दिख रहा है, केवल बी ऑप्शन है जहां पर आपको फोबिया दिख रहा है, और इसमें है भी फियर, डर। तो सीधी सी बात है कि ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ये तो होती है कि डायरेक्ट क्वेश्चन जब हमें पता नहीं हो तो कैसे ठीक करें, लेकिन ए, सी और डी को भी हमें देखना चाहिए। तो ए जो है इसमें तो नींद नहीं आती है, यानी कि ये कोई डर नहीं है। सी जो कह रहा है बच्चों, वो कह रहा है कि एमनेसिया है, क्या? भूलने की बीमारी। एमनेसिया मतलब डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, चीजें याद नहीं रहती है, याददाश्त में कमी आती है, एमनेसिया। डिसलेक्सिया, DYS, लेक्सिया का मतलब होता है बच्चों लर्निंग। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर नहीं, इस क्वेश्चन में जितना ऑप्शन दिए उतने कितने तरीके के सवाल एग्जाम में बन सकते हैं। सुनना मेरी बात को ठीक से, जो भी लाइव क्लास ले रहे हैं बच्चों, जरूर से मैं सारी बातें बता रहा हूँ, सुनना और लिख भी लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ये हमारी क्लास जो है बहुत फास्ट चलती है। डिसलेक्सिया का मतलब, लेक्सिया यानी होता है लर्निंग, और डिस का मतलब होता है डिफिकल्टी। तो मैं कह सकता हूँ डिसलेक्सिया का मतलब डिफिकल्टी
इन लर्निंग, डिफिकल्टी इन लर्निंग, ये क्वेश्चन एक ये भी बनता है। अगर ये आ जाए तो आपको याद रखना है कि डिफिकल्टी इन लर्निंग उसको बोलते हैं डिसलेक्सिया। सीखने में, चीज़ें सीखने में काफ़ी दिक्कत होती है तो उससे बोलते हैं डिसलेक्सिया। और इससे रिलेटेड अगर ये आ जाए डिफिकल्टी इन लर्निंग, लेकिन वो लर्निंग भी किस में, रीडिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, लिखने में, पढ़ने में और बोलने में और सीखने में अगर किसी व्यक्ति को प्रॉब्लम है तो उससे हम बोलेंगे डिसलेक्सिया, जो कि मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होता है, जो कि बच्चों मेंटल डिसऑर्डर की वजह से होता है। जिन बच्चों का आईक्यू लेवल कम होता है उनमें डिसलेक्सिया देखने को मिलेंगे। वो ठीक से पढ़ नहीं पाते, ठीक से लिख नहीं पाते, ठीक से बोल नहीं पाते, ये जो चीज़ें होती है इसको हम बोलेंगे डिसलेक्सिया। तो ए, सी और डी ऑप्शन जो है ये हमें फोबिया से रिलेटेड नहीं है। अब हम बात करेंगे इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो बच्चों फोबिया, एक्रोफोबिया। बहुत सारी फोबियाज होते हैं, तो एक्रोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम हाइट, फियर फ्रॉम हाइट। मैंने कहा आज का सेशन जो है वो आज का सेशन रहने वाला बच्चों इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, की पॉइंट्स। एमसीक्यू सेशन तो हम सोल्व करेंगे ही, लेकिन की पॉइंट्स भी लिखेंगे। की पॉइंट्स में आप लिख सकते हैं कि एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाइट, हिमेटोफोबिया, की पॉइंट लिखा रहा हूं बच्चों, हिमेटोफोबिया, फियर ऑफ ब्लड, गामाफोबिया, फियर फ्रॉम मैरिज, एक होता है क्लोस्ट्रोफोबिया, फियर फ्रॉम क्लोज्ड स्पेस। क्लोज्ड स्पेस कौन से बच्चों, जैसे कि लिफ्ट हो गया, कोई मरीज है, कोई पेशेंट है जिसको है कि एक क्लोस्ट्रोफोबिया है, जब आप किसी मॉल में जाते हैं, जब आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, लिफ्ट में नहीं जाना चाहेगा, लिफ्ट में चढ़ना ही पसंद नहीं करता क्योंकि उससे डर लगता है। एमआरआई करवाने नहीं जाएगा, एमआरआई मशीन में एकदम क्लोज स्पेस होता है उसके अंदर वो नहीं जाएगा, जो सकड़ी जो होती है क्लोज स्पेस होते हैं वहाँ से उसको डर लगता है। तो गामाफोबिया, फियर फ्रॉम मैरिज, क्लोस्ट्रोफोबिया, फियर फ्रॉम द क्लोज्ड स्पेस। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो होती है, एक होता है एगोरफोबिया, एगोरफोबिया, फियर फ्रॉम ओपन स्पेस, जो खुले स्पेस है, जैसे कि कहीं खुला जंगल है, बहुत बड़ा मैदान है, वहां पर कोई लोग नहीं है, तो उसको अपन बोलते हैं एगोरफोबिया। तो ये जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये फोबिया से रिलेटेड है, एग्जाम्स के अंदर आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए अच्छी तरह से। WHO का पूर्ण रूप क्या है बच्चों? बहुत साधारण से, बहुत अच्छी बात है, पढ़ा जब आपने नर्सिंग में पहला कदम रखा होगा तो इसी के बारे में सुना होगा। WHO क्या होता है? हु, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन ए जो है वो दिख रहा है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बच्चों, आपसे फुल फॉर्म पूछा गया WHO, और WHO ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसका हेल्थ से रिलेटेड कोई भी अपडेटेड चीज़ें होती है तो WHO ने जो गाइडलाइन में दे रखा था वही चीज़ें जो होती है मोस्टली मान्य होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारी स्क्रीन पर, Which disorder is characterized by extreme mood swing from high to low, यानी कि मेनिया और डिप्रेशन? किस विकार में उच्च उन्माद से निम्न अवसाद तक मूड में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है? क्वेश्चन में समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक ऐसा कोई डिसऑर्डर बताइए जिसमें मूड स्विंग होता है। क्या होता है? मूड स्विंग। इस क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा कि अगर आप में थोड़ी सी क्वेश्चन को पहचानने की, थोड़ी सी भी क्वेश्चन में पहचानने की अगर काबिलियत है तो आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछने वाला है। जैसे कि जिस व्यक्ति से आप लगातार रिपीटेडली आप मिलते रहते हैं और उस व्यक्ति को आपको ना दिखाएं, वो छुपा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको उसकी आवाज़ सुनाए तो जरूर आप आके पहचान सकते हैं, वो आपको हिंट मिल गया कि आवाज़ किसकी है। तो इस क्वेश्चन में भी बच्चों एक हिंट है। सवाल ये पूछ रहे हैं कि कौन सा ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक तो एक्साइटमेंट होता है, एक डिप्रेशन होता है, यानी व्यक्ति या तो गुस्सा करेगा
एग्रेसिव होगा, और तुरंत ही दूसरा उसका जो होगा बिहेवियर वो होगा डिप्रेशन वाला, यानी वो अवसाद में रहेगा, बात नहीं करेगा, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। दोनों चीजें होती, एक तरफ तो होता है एग्रेशन, और कुछ देर बाद में जो होता है उसके अंदर होता है डिप्रेशन। तो ये जो चीजें, दो अलग अलग चीजें एक ही व्यक्ति में होती है, वो कौन सा डिसऑर्डर है, सवाल आपका ये। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सर आपने कहा था कि क्लू कैसे मिलता है, हिंट कैसे मिलता है। तो बच्चों देखिए, ध्यान दीजिए, अटेंशन सबका इधर होना चाहिए। यह है कि इसमें देखिए एक वर्ड है मूड स्विंग। स्विंग का मतलब क्या होता है, ये इस तरह से, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। तो ये इधर इधर, इसको जो चीजें अपन बोलते हैं स्विंग होना, चीजें जब बदलती रहती है तो उससे बोलते हैं स्विंग होना। वहीं से ये वर्ड लिया गया। तो एक बार तो व्यक्ति को गुस्सा आता है, एग्रेशन में रहता है, एक्साइटमेंट में रहता है, प्लीजर फील करता है, लेकिन दूसरी जो उसका व्यवहार होता है वो था डिप्रेशन, यानी किसी से बात नहीं करता, गुस्सा नहीं आता है, एकदम ब्लंट इमोशंस होते हैं, किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, खाना खाने के लिए नहीं जाएगा, बाहर नहीं घूमेगा, एक जगह एकांत में बैठा रहेगा। तो दो जो चीजें होती है बच्चों, कितनी, दो। एक चीज के लिए हम शब्द यूज करते हैं मोनो, और दो चीज के लिए यूज करते हैं बाई। बाई का मीन्स होता है टू। देखिए ऑप्शन बी, ऑप्शन बी पहले बताऊंगा राइट आंसर है। देखिए इसमें है बाई, बाई का मतलब दो। बाईपोलर डिसऑर्डर यानी कि मेनिया, बाईपोलर डिसऑर्डर मेनिया वाले पेशेंट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें कि मूड स्विंग होता है, जिसमें कि हाई यानी कि उसको गुस्सा आ सकता है, डिप्रेशन, वो ब्लंट इमोशंस हो। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है बाईपोलर डिसऑर्डर। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैंने कहा कि ये जो क्लास है वह की पॉइंट्स वाली क्लास रहने वाली है। की पॉइंट्स में लिख सकते हैं मूड स्विंग इज ए डोमिनेंट फीचर ऑफ मेनिया, या फिर कह सकते हैं बाईपोलर डिसऑर्डर। बाईपोलर डिसऑर्डर बच्चों, मेनिया वाले पेशेंट के अंदर बाईपोलर डिसऑर्डर बोलते हैं, मेनिया को बोलते हैं, जो कि आपका ऑप्शन है बी। अब बात करते हैं ओसीडी क्या होता है। ओसीडी, ओसीडी का मतलब होता है ऑब्सेसिव, और सी का मतलब कंपल्सिव डिसऑर्डर। ओसीडी बता रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। ओसीडी क्या होता है, ओसीडी का मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है, ऐसे विचार जो आपको एंजाइटी देते हैं, जो आपको डिप्रेशन देते हैं। एक व्यक्ति के मन में बार 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 लगातार ऐसे विचार आते हैं, लगातार उसके मन में ऐसी चीजें आती रहती है, चलती रहती है, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी होती है, जिसकी वजह से उसे टेंशन होती है, तो उसको हम बोलते हैं ऑब्सेशन। और उस एंजाइटी को, उस टेंशन को कम करने की कुछ तो करेगा व्यक्ति, कुछ नहीं करेगा तो वो बहुत ज्यादा गहरे डिप्रेशन में चले जाए। तो ये कम करने के लिए, यहां तक समझ में आया होगा कि ऑब्सेशन बोलते हैं जो विचार बार बार आते हैं, हमें तनाव देते हैं, एंजाइटी देते हैं, उन्हें हम बोलते हैं ऑब्सेशन। और उसे हम कम करने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी बच्चों बोल रहा हूँ कि एक्टिविटी, इसे कम करने के लिए जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंपल्सन। एक एग्जाम्पल से बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल जैसे कि ओसीडी ऑफ कंटामिनेशन, एक एग्जाम्पल होता है ओसीडी ऑफ कंटामिनेशन। कोई व्यक्ति है, आपने देखा होगा कि उसके मन में टेंशन आती है कि यार मेरा हाथ गंदा हो गया है, डस्ट लग गई हाथ में, और उससे वो टेंशन तब तक रहेगी जब तक वो हैंड वॉशिंग नहीं कर लेगा। तो बार बार उसके मन में आइडिया आया कि मेरा हाथ गंदा है, हाथ मेरी किसी सरफेस को छू गया है, टेबल को छू गया, तो जो उसको टेंशन आ रहा है और उसको अपन बोलते हैं ऑब्सेसिव, उसको अपन बोलते हैं ऑब्सेशन। लेकिन वो उस टेंशन को कम करने के लिए क्या करेगा, वो हैंड वॉशिंग करेगा, वो जाकर के नल से साबुन से हाथ धोएगा। तो हाथ धोने की जो प्रक्रिया, मैंने कहा कि एक्टिविटी, एक्टिविटी वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है हाथ धोना, हैंड वॉशिंग कर रहा है। एक्टिविटी वो क्या कर रहा है, हैंड वॉशिंग, वो एक्टिविटी कर रहा है हैंड वॉशिंग। तो हाथ धोना ये एक्टिविटी, इसको बोलते हैं कंपल्सन। तो इसमें ऑब्सेशन तो है कि उसको टेंशन आई कि मेरे हाथ गंदे हो गए, और कंपल्सन क्या है कि हैंड वॉशिंग, वो हाथ धो रहा है, इसे कम करने के लिए वो हैंड वॉशिंग कर रहा है। बाइपोलर डिसऑर्डर ऑलरेडी मैंने बता दिया है, पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मतलब होता है बच्चों के या हमारी पुरानी लाइफ में पहले
पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होता है कि बच्चों को बचपन में या फिर हमारी जो प्रीवियस लाइफ में हमने कोई ऐसा इवेंट देखा, जैसे हमने बाढ़ देखा, भूकंप देखा, तो इस तरह की कोई घटना हुई जिसकी वजह से हमारी मानसिक आघात हो गया है। उस चीज़ को देख करके, बाढ़ को, भूकंप को देख करके हमें कोई बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा हो गया, मेंटल डिसऑर्डर हो गया, सदमा लगा, हम डिप्रेशन में, और वो जो अब नया डिप्रेशन हमारे अंदर पैदा हो गया उससे अपन बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। नेक्स्ट अपन बात करें एडीएसडी, अटेंशन। एडीएसडी का मतलब होता है अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर होता है बच्चों। बच्चे का अटेंशन कम होगा, बच्चे का अटेंशन कम होगा, लेकिन वो बच्चा हाइपर एक्टिव होगा। यानी बच्चा जब क्लास में, जिसको एडीएसडी है, स्कूल में जा रहा है, क्लास में टीचर की बात नहीं सुन रहा है, पेरेंट्स की बात नहीं सुन रहा है, टीचर पढ़ा रहे हैं, होमवर्क नहीं कर रहा है, लेकिन बाकी बच्चों से लड़ाई झगड़ा कर रहा है, नोटबुक को फाड़ दी, बैग को फेंक दिया, पानी की बोतल तोड़ दी, तो वो बच्चा अटेंशन कम रखेगा लेकिन हाइपर एक्टिव होगा। उससे हम बोलते हैं अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, एनोरेक्सिया नर्वोसा इज प्राइमरली ए टाइप ऑफ। एनोरेक्सिया जो है मुख्य रूप से किसका एक प्रकार है? आपसे पूछ लिया, एक डिसऑर्डर होता है बच्चों मेंटल डिसऑर्डर एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये किससे संबंधित है? क्या ये स्लीप डिसऑर्डर से है क्या? नहीं, स्लीपिंग का डिसऑर्डर नहीं है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो कि व्यक्तिगत यानी कि व्यवहार से संबंधित होता है, वो भी नहीं है। और ऑप्शन ए कह रहा है कि ईटिंग डिसऑर्डर, खाने का एक विकार होता है। डी कह रहा है कि एंजाइटी डिसऑर्डर, चिंता का विकार। पूजा पटेल कह रही इतना पढ़ा देने के बाद हम भूल जाते हैं। बच्चों क्लास तो आपके पास लाइव रहती है, जब क्लास खत्म हो जाती है तो मॉर्निंग में आप इसको देखा करिए अच्छी तरह से। जहाँ जहाँ चीज़ें आपको बहुत फास्ट लग रही तो आप उसको आराम से इत्मीनान से है कि मॉर्निंग में ज़रूर देखा करिए। एक दो बच्चों को ही कह रहा है कि फास्ट लग रही है सर, अगर आप बताएं कि क्लास ज़्यादा फास्ट है तो ज़रूर से आप बताएं, हम आपके साथ तालमेल बिठा करके ज़रूर चलेंगे। बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो है ईटिंग डिसऑर्डर। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो एक ईटिंग डिसऑर्डर होता है, और इसमें क्या होता है, व्यक्ति को भूख नहीं लगती। एनोरेक्सिया नर्वोसा। की पॉइंट्स, लैक ऑफ एपेटाइट, भूख कम लगना, इसका मतलब होता है एनोरेक्सिया नर्वोसा, जो कि डिसऑर्डर किसका है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो आपको बताना ईटिंग डिसऑर्डर है। ये किसका डिसऑर्डर है? ईटिंग डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, DSM-4, DSM-4 इज यूज्ड बाय द प्रोफेशनल। पेशेवर लोग DSM-4 का उपयोग किस लिए करते हैं? क्या शारीरिक व्यायाम बताने के लिए, मानसिक विकारों का निदान करने के लिए, मस्तिष्क का स्कैन करने के लिए, या फिर रक्तचाप बीपी नापने के लिए? प्रियंका सिंह, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर। नेक्स्ट देखिए, इसका जो राइट आंसर है यानी कि DSM-4 ये क्लासिफिकेशन होता है। अलग अलग क्लासिफिकेशन के अंदर अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन DSM-4 जो क्लासिफिकेशन है वो होता है कि मेंटल जो डिसऑर्डर उनको डायग्नोस करने के लिए। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बार बार आने वाले अनचाहे विचार और दोहराव वाले व्यवहार किसके लक्षण है? रिकरेंट अनवांटेड थॉट्स एंड रिपीटेटिव बिहेवियर आर द साइंस ऑफ। क्या ये सिजोफ्रेनिया है क्या? क्या ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है क्या? क्या ये पैनिक डिसऑर्डर है क्या? या फिर इसे ऑटिज्म कहेंगे? इसका जवाब दीजिए बच्चों। बार बार आने वाले अनचाहे विचार और दोहराव वाले व्यवहार। गुड, कई बच्चे जवाब भी कर रहे हैं कि बी। देखिए अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था कि वो ऐसे विचार बार बार जो आते हैं जो हमें टेंशन देते हैं, जो हमें इरिटेशन देते हैं, जिन्हें हम चाहते नहीं कि ये नहीं है लेकिन रोकना चाहते हैं, लेकिन फिर भी आते रहते हैं, तो उन्हें अपन बोलते हैं बच्चों ऑब्सेशन। रिकरेंट एंड अनवांटेड थॉट्स एंड रिपीटेटिव बिहेवियर। देखिए इसमें ध्यान देना आपको खास बात कि अगर आपसे इतना सा पूछे रिकरेंट एंड अनवांटेड थॉट्स, तो इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे? ऑब्सेशन। इससे हम क्या बोलेंगे? ऑब्सेशन। लेकिन आगे एक चीज और है, रिपीटेटिव बिहेवियर आ जाए या फिर रिपीटेटिव एक्टिविटीज आ जाए तो इससे अपन बोलेंगे कंपल्सन।
तो इसे हम बोलेंगे कंपल्सन। लिख लेना, एग्जाम में सिर्फ इतना पूछे, रिकरेंट एंड अनवांटेड थॉट्स, बार बार आने वाले अनचाहे विचार, अगर इतना हो तब आपको बताना है ऑब्सेशन। लेकिन यह भी है कि दोहराव वाले व्यवहार, जो हम बार बार करते हैं, दोहराते रहते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं कंपल्सन। तो ये जो आपका राइट आंसर रहने वाला है बच्चों इसके अंदर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सोनी सिंह, गुड, सब लोग लाइक कर दो, बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। यही सर ने कल कहा भी था कि यही हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इनाम होता है आपकी तरफ से, बहुत बड़ा एक मोटिवेशन होता है। इसी तरह से जैसे कि मैंने आज ही क्लास में एक नई चीज़ ऐड की है कि स्पेशल की पॉइंट्स जो एट द एंड ऑफ क्लास में कुछ लिखाऊंगा अभी आपको, तो आपका लाइक करना, क्लास को शेयर करना और कंटिन्यूसली देखना, यही एक जो चीज़ है हमें ये मोटिवेट करती है कि हम आप बच्चों के लिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर गए, वो सारी चीज़ें करें, वो तमाम हार्ड वर्किंग हम करें, जिससे कि आपका किसी भी तरह से कि सिलेक्शन हो और आपको सरकारी नौकरी मिले। और एक बार फिर से मैं गॉड से प्रेयर करूँगा कि आप सभी बच्चों को जल्द से जल्द जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो एग्ज़ाम भी आए और अच्छा रिजल्ट भी आए, आप सब बच्चों के जो सपने हैं वो साकार हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ ए हेलुसिनेशन? मति भ्रम क्या है? हेलुसिनेशन किससे कहेंगे? चार ऑप्शन आपके सामने, किसी गलत चीज़ पर दृढ़ विश्वास, बी कह रहा है कि ऐसी चीज़ महसूस करना जो वास्तव में मौजूद नहीं होती है, और सी कह रहा है सिर में शारीरिक दर्द, और डी कह रहा है कि लॉस ऑफ स्पीच, बोलने की शक्ति को खोना। क्या होगा आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का? देखिए बच्चों, अगर ये क्वेश्चन ऐसा है कि ए स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन समथिंग फॉल्स, किसी गलत चीज पर दृढ़ विश्वास करना, तो इसको अपन बोलेंगे डिल्यूजन। लिख लेना स्पेशल की पॉइंट्स पे, डिल्यूजन क्या होता है? किसी गलत चीज पर दृढ़ विश्वास करना और समझाने के बाद में भी है कि अपना दृढ़ निश्चय है, दृढ़ विश्वास को नहीं बदलना। ऑप्शन बी जो कह रहा है कि ऐसी चीज महसूस करना जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होती है, वास्तव में मौजूद ही नहीं, तो इसको हम बोलेंगे हेलुसिनेशन, इसको हम बोलेंगे हेलुसिनेशन। तो मुझे लगता है कि आपका जो आंसर आ गया है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और अगर ऐसा हो फॉल्स परसेप्शन, यानी किसी की पॉइंट्स लिख लेना, की पॉइंट्स में किसी चीज को गलत महसूस करना, किसी चीज को गलत महसूस करना, यानी कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, कोई स्टिमुलाई होता है लेकिन उसे हम कुछ और समझ बैठते हैं। जैसे कि मैंने एक दिन क्लास में बताया था कि एक कोई रस्सी है और उसको हम सांप समझ लेते हैं, तो वो होता है इल्यूजन। और जो चीज़ कोई है ही नहीं, ऐसी चीज़ महसूस करना जो वास्तव में है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, उसको हम बोलेंगे हेलुसिनेशन। और वही हमसे पूछा गया हेलुसिनेशन क्या है, तो आपका जवाब होगा बी, आपका जवाब जो होगा वो बी। महिमा कुमारी सर, आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, कोशिश करते हैं बच्चों कि आपको अच्छी से अच्छी क्लास दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्लास कब तक होगा? जब तक आप क्लास में बने रहेंगे, जब तक आपके कमेंट्स आते रहेंगे और जब तक आपके डेडिकेशन है कि हम जो है क्लास के अंदर बने रहेंगे और हमें अपने एग्ज़ाम के लिए वो हर चीज़ करनी है, चाहे उसके लिए हमें नींद त्यागना पड़े, हमारी जो ज़रूरत की जो चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइफ की, खेलना, म्यूज़िक सुनना, वो सब भी त्यागना पड़े तो भी करें। तो बच्चों जब तक आपका कॉपरेशन रहेगा तब तक हम है कि लगातार बने रहेंगे, क्लास में पढ़ते रहिए। अगला क्वेश्चन, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इज यूजुअली ट्राइगर्ड बाय, आमतौर पर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर किसके कारण होता है? पहला कह रहा है कि विटामिन की कमी की वजह से, बी कह रहा है एक भयानक या दर्दनाक घटना, सी कह रहा है कि आनुवंशिक उत्परिवर्तन, और डी कह रहा है अधिक खाना। क्या जवाब होगा बच्चों बताइए? जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या होगा। बच्चों जो आप कह रहे हैं कि सर क्लास कब तक होगी, बच्चों क्लास तो चलती रहेगी। अगर आपका पढ़ने का मन है, इरादा दृढ़ निश्चय, तो लगातार हम बने रहेंगे आपके साथ। क्योंकि कहा है ना किसी ने कि सफलता एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी। बच्चों सफलता
का सपना जब एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जिस दिन आपकी सफलता, आपका सिलेक्शन शोर मचाएगी। तो जॉब कर दीजिए, कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों अभी मैंने बताया पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, मैंने बताया था ना कि कोई बाढ़ आ गई है, कोई भूकंप हो गया, कोई आगजनी हो गई है, तो इस तरह की कोई घटना जिसकी वजह से उसमें डिप्रेशन हो गया है, तो उसकी वजह से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। एक भयानक या फिर दर्दनाक घटना, बी ऑप्शन जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि ये जो घटना है ये किसी बच्चे के अंदर या फिर किसी ह्यूमन बीइंग में एक भयानक घटना जिसमें बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है, आगजनी हो, इसकी वजह से होता है पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। देखिए जेनेटिक, ये इसकी वजह से कोई बर्थ डिफेक्ट हो सकता है, ओवर ईटिंग, ये बहुत अच्छी बात है, इसको देखिए ओवर ईटिंग की पॉइंट्स में लिख लेना बच्चों, की पॉइंट्स में। ओवर ईटिंग को हम क्या बोलेंगे? बुलिमिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, अत्यधिक खाना खाना, अत्यधिक खाना खाना। अब कोई ये कहेगा कि सर अत्यधिक खाना खाता है या फिर खाना कम नहीं खाता, ये तो कोई शारीरिक विकार हो सकता है ना। अत्यधिक खाना खाना ये तो शारीरिक नहीं होगा बच्चों, मेंटल डिप्रेशन की वजह से, मेंटल डिस्ट्रेस की वजह से, उसके कुछ हार्मोनल या फिर कुछ इम्पल्सेस, उसके नर्व इम्पल्सेस इस तरह के होते हैं कि जब वो खाना खाता है तो उसके बॉडी में इम्पल्स आते ही नहीं है कि नहीं अब रुक जा, अब तुम्हें खाना नहीं खाना है, पेट में जितनी जरूरत थी उतना खाना आ चुका है, वो खाता रहता है, उसका कनेक्शन जो होता है मेंटल इलनेस से होता है, तो उसे हम कहेंगे बुलिमिया नर्वोसा। इससे पहले मैंने आपको बताया एनोरेक्सिया नर्वोसा, उसमें क्या होता है कि कम खाना खाता है, जितनी जरूरत है उतना भी नहीं खाता है, लेकिन उसका अपोजिट जो होता है उससे अपन बोलते हैं बुलिमिया नर्वोसा। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए कि अत्यधिक खाना खाना इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको बताना है बुलिमिया नर्वोसा। कम खाना खाना तो आपको बताना है एनोरेक्सिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस न्यूरोट्रांसमीटर को अक्सर फील गुड केमिकल कहा जाता है? विच न्यूरोट्रांसमीटर इज ऑफन कॉल्ड द फील गुड केमिकल? ऐसा कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर, क्या वो एड्रेनलिन है क्या वो डोपामाइन है क्या वो कोर्टिसोल है क्या मेलाटोनिन है क्या? देखिए चार चीजें हैं इसमें। देखिए मेलाटोनिन रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर, रेस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कलर के लिए होता है, पढ़ा होगा आपने। कोर्टिसोल जो कि एक स्टेरॉइड होता है, और एड्रेनलिन हार्ट की रेट को बढ़ाता है, एड्रेनलिन जो होता है हार्ट रेट को बढ़ाता है, तो जब हमारे हृदय की धड़कन बढ़ती है तो हमें तो घबराहट महसूस होती है, हम ऐसे कहते हैं सीना बहुत ज़्यादा से धड़कता है, तो फील गुड कहाँ होगा, हम गुड फीलिंग कब करेंगे? तो ऐसे ही तो क्वेश्चन है, मैं इस सेशन में बताता हूँ कि आपको जब बिल्कुल पता नहीं हो कि इसका आंसर क्या होगा तो एक एक क्वेश्चन को एलिमिनेट करते जाइए, जब आप एलिमिनेट करेंगे तो राइट आंसर अपने आप आ जाएगा। तो देखिए डी एक मात्र ऑप्शन बच गया, दूसरा डोपामाइन, तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो बच्चों डोपामाइन। डोपामाइन फील गुड, इसे रिलैक्सिन हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, रिलैक्सिंग केमिकल, ये भी लिख लेना की पॉइंट्स में। रिलैक्सिंग केमिकल मैंने आपको हर क्लास में बता रखा है, नोटबुक और पेन लेकर के जरूर बैठे, काफ़ी ज़्यादा ये पॉइंट्स आएंगे, क्या पता एग्जाम में यहाँ से ही क्वेश्चन आ जाए। रिलैक्सिंग केमिकल या फिर फील गुड केमिकल कहा जाता है, जिससे अपन बोलते हैं डोपामाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ए डिल्यूजन इज डिफाइंड एट, भ्रम को या व्योम को किस रूप से परिभाषित करेंगे? अभी मैंने आपको बताया डिल्यूशन, पहला कह रहा है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, एक गलत संवेदी धारणा, बी विपरीत सबूतों के बावजूद एक स्थिर और गलत विश्वास, सी कह रहा है सोने में कठिनाई, और डी कह रहा है इनएबिलिटी टू रीड। बच्चों मैंने बताया था इनएबिलिटी टू रीड, अगर आप लाइव क्लास शुरू से ले रहे हैं तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। इनएबिलिटी टू रीड डिसलेक्सिया में मैंने बताया था कि पढ़ने में लिखने में अगर कठिनाई हो तो डिसलेक्सिया होता है, ये मैंने आपको बताया था। डिफिकल्ट इन स्लीपिंग, तो एक स्लीपिंग डिसऑर्डर में हमने पढ़ा था इंसोम्निया, इंसोम्निया हमने पढ़ा था। और बी जो कह रहा है फिक्स्ड मतलब निर्धारित है, फॉल्स है, उसका गलत भ्रम है, विपरीत सबूतों के बावजूद भी एक स्थिर गलत विश्वास, और इसे अपन बोलते हैं डिल्यूजन। ऑलरेडी अपन ने डिस्कस इसको कर लिया, राइट आंसर आपका बी। और मैं कह रहा हूँ कि ए। अब मेरा जो क्वेश्चन है बच्चों, आप कमेंट जरूर करना, क्या पता यही क्वेश्चन है, मैं मान लीजिए मेरा क्वेश्चन ये, एक गलत संवेदी धारणा, ए फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, ए फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, इसे हम क्या कहेंगे?
और मैं इसको पूरा कर देता हूँ, इसको मैं पूरा कर देता हूँ। इन प्रेजेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एक किसी वस्तु की उपस्थिति, किसी स्टिमुला, किसी ऑब्जेक्ट की उपस्थिति में एक गलत संवेदी धारणा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? गुड, बहुत अच्छी बात है। सपना यादव ने कहा इल्यूजन, बिल्कुल राइट है। अगर ऐसा सवाल आए कि वहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई स्टिमुला है, फिर भी हमें फॉल्स सेंसरी परसेप्शन लगता है, गलत संवेदी धारणा है, तो उससे हम बोलेंगे इल्यूजन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लड़ो या फिर भागो प्रतिक्रिया से सबसे अधिक जुड़ा है? बच्चों जो क्लास ले रहे हैं बिल्कुल मत हटिएगा यहाँ से, जुड़े रहिएगा अपने मोबाइल फ़ोन से। ट्रिक्स बताने वालों बहुत अच्छी अच्छी, कि आपको एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं, अपने आप से ही याद रह जाएगा। मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें लड़ो या फिर भागो, फाइट या फिर फ्लाइट प्रतिक्रिया से सबसे अधिक जुड़ा है? कब हमें इस तरह के इमोशंस जागते हैं कि लड़ना चाहिए, गुस्सा आता है, या फिर हमको लगता है यहाँ से भाग जाइए, यहाँ से बचना मुश्किल है, सामने वाला हमें मार देगा, भाग जाइए, ऐसा जब हम सोचते हैं तो ये हमारा दिमाग का कौन सा हिस्सा ऐसा सोचता है? जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, में इंतजार कर रहा हूँ आपके जवाब का। बीटी सिंह ए, सचिन साजिद सी, अंकिता सिंह सी, गुड। रेणु वर्मा सी, पूजा पटेल सी। चलिए इधर देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों। इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला एमाइगडाला। एमाइगडाला मस्तिष्क का वो हिस्सा होता है, ब्रेन का वो हिस्सा आता है जो इस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ऐसी प्रक्रिया जिसमें हमको लगता है कि इसे या तो लड़ो या फिर भाग जाओ। यानी कि जब हमें गुस्सा आता है, लड़ने के लिए हम उतारू हो जाते हैं, या फिर हमें लगता है कि यहाँ से भागिए, ये जो प्रतिक्रिया मस्तिष्क की, ये एक ऐसे हिस्से में होते हैं जिसका नाम होता है एमाइगडाला। अब बता रहा हूँ कि याद कैसे रखेंगे एग्जाम में, अगर ये आ जाए एग्जाम में आए तो याद कैसे रखना, ट्रिक्स बता रहा हूँ। देखिए एमाइगडाला, एमाइगडाला जो ये शब्द है एमाइगडाला, इसको देखिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं, देखिए जब कोई आपसे लड़ेगा या फिर आप किसी से लड़ोगे तो आप कहेंगे कि मैंने उसको मार डाला, आप उससे कहेंगे कि मैंने जबरदस्त लड़ाई करी, मैंने उससे लड़ाई करी और उसको मार डाला। मान लीजिए कि कोई कोई एनिमल है या फिर कोई किसी भी तरह का कोई हार्मफुल आपके पास है, कि कॉकरोच आ गया, इंसेक्ट आ गया, आप कहेंगे कि मैंने बहुत जल्द उससे लड़ाई करी और उसको मार डाला, अरे मार डाला। एमाइक डाला जो है वो भी कुछ इस तरह का शब्द दिख रहा है, एमाइक डाला। अगर मैं उसे कहूंगी या लिख दूं अरे, और इसको मैं कह दूं मार डाला, अरे मार डाला। एमाइक डाला जो है कुछ ऐसा मिलता जुलता शब्द है जो कि है अरे मार डाला, एमाइक डाला, अरे मार डाला। तो इससे आपको याद रहना है कि लड़ेंगे, लड़ेंगे किसी से तो मार सकते हैं, किसी से लड़ेंगे तो मार सकते हैं। और ये जो शब्द आपको याद रखा, एमाइक डाला इज रिलेटेड टू दी लड़ो या फिर भागो। बच्चों जरूर कमेंट करते रहिए क्लास सेशन आपको कैसा लगता है। आप रिपीटेडली है कि क्लास ले रहे हैं काफ़ी टाइम से, क्लास का जो स्पीड है वो कहीं ज़्यादा तो नहीं है, जरूर आप अपना है कि कमेंट करके मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी फोकस ऑन चेंजिंग, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। बच्चों एक थेरेपी होती है मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए, किसी मानसिक रोगी के व्यवहार को सुधारने के लिए, जिसे सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी बोलते हैं। किसे बदलने पर ध्यान करती है? क्या इससे जेनेटिक संरचना बदलती है क्या? मैं पहले बताना चाहूँगा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होता है। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यानी एक प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट, एक मनोचिकित्सक जो है एक पेशेंट की काउंसलिंग करता है, उसे समझाता है कि कौन कौन सी चीज़ें तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम्हारे व्यवहार की चीज़ें गलत है, तुम्हें इसके अंदर सुधार करना चाहिए, ऐसी बातें बोलता है। तो उससे ऐसा करने से क्या आनुवंशिक संरचना में परिवर्तन होता है क्या? बी कह रहा है नकारात्मक विचार, पैटर्न और व्यवहार इस पर केंद्रित है क्या? सी कह रहा है डाइट यानी आहार और पोषण, और डी कह रहा है कि शारीरिक मुद्रा। तो बच्चों इसका जो सिंपल सी बात है कि नकारात्मक विचार, पैटर्न और व्यवहार को बदला जाता है कि जब एक मनोचिकित्सक किसी पेशेंट को सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देता है तो उसके जो नेगेटिव आइडियाज है, नकारात्मक व्यवहार है, अबनॉर्मल जो उसका बिहेवियर है उसको बदलता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर रहने वाला है।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आए उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये बहुत ही अच्छी चीज़ बच्चों, वैसे तो ये जो है स्पेशली आपके काम की चीज़ नहीं है, तो आप कहेंगे कि सर मेरे काम की चीज़ नहीं है तो फिर आप इसे क्यों दिखा रहे हैं? इसलिए दिखा रहा हूँ बच्चों कि मोस्ट ऑफ बच्चे जो लाइव जुड़े हुए हैं वो या तो नर्सिंग कर चुके हैं या फिर नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सिंग से रिलेटेड है। ये जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है खास चीज़ उन बच्चों के लिए जो बीएससी नर्सिंग के लिए नीट एग्ज़ाम जो होता है, नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं, 12th पास उन्होंने कर लिया है और नर्सिंग के अंदर जो है कि बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है जिससे हम नीट के नाम से जानते हैं, और उस एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन होती है और वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो आपको नाम दिख रहा है सामने, यहाँ पर आपको है कि करवाई जाती है। अधिक जानकारी के लिए, अधिक इन्फॉर्मेशन के आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर 2 दिख रहे हैं, या फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ये जानकारी मिल सकती है। यहाँ आप कॉन्टैक्ट करके अपने भाई बहन को, जरूर घर में छोटे भाई बहन है जो अभी 12th पास कर रहे हैं या फिर नर्सिंग की ओर अपना स्टेप लेना चाहते हैं, नर्सिंग करना चाहते हैं, उन्हें आप जरूर शेयर करें और उन्हें आप मोटिवेट करें ताकि उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सके, अच्छा प्लेटफॉर्म मिल सके, और वो भी बिना किसी समय गंवाए, अपने धन की बर्बादी करे हुए, बिना आर्थिक नुकसान के एक अच्छा प्लेटफॉर्म हासिल करें जिससे उनकी सफलता जल्दी से जल्दी एक कदम चूमे। बच्चों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज कोमॉर्बिडिटी इन मेंटल हेल्थ? मानसिक स्वास्थ्य में सहरुग्णता का क्या आशय है? देखिए इस पर ध्यान दीजिए। सहरुग्णता, रुग्णता का मतलब होता है बच्चों रोग, रुग्णता का मतलब होता है कि रोग, और सह का मतलब होता है साथ में, यानी किसी को एक कोई रोग है और उसके साथ में एक रोग कोई और जुड़ गया है, एक से अधिक रोग, एक से अधिक रोग। जैसे अपन बात करते हैं किसी व्यक्ति को पहले एंजाइटी होती है, फिर उसको ठीक नहीं करते हैं, अगर उसकी काउंसलिंग नहीं चाहिए उसको डिप्रेशन हो जाएगा, डिप्रेशन को भी अगर ठीक नहीं करते हैं, उसको मनोचिकित्सक को नहीं दिखाते तो उसके अंदर सुसाइडल आइडियाज़ आने लग जाएंगे, उसके पीटीएसडी हो सकता है, उसको सीजोफ्रेनिया हो सकता है, उसको मेनिया हो सकता है। एक रोग के साथ में अनेक रोगों का होना, उससे अपन बोलते हैं कॉमॉर्बिडिटी। तो ऐसा सवाल जो ऑप्शन आपको दे रखा है 4, कौन सा है? ठीक होने की अवस्था, एक साथ 2 या 2 से अधिक मानसिक विकार होना, किसी बीमारी की मृत्यु दर, एक प्रकार की दवा। क्या है ऑप्शन? गुड, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। हैविंग 2 and more मेंटल डिसऑर्डर एट वंस, एक 2 या 2 से अधिक मानसिक विकार होना, 2 या फिर 2 से अधिक मेंटल इलनेस एक साथ होती है तो उसको अपन बोलेंगे बच्चों कोमॉर्बिडिटी, सहरुग्णता। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर, फ्लैट अफेक्ट इज ए सिम्टम ऑफन एसोसिएट विथ, फ्लैट अफेक्ट भावनाहीनता एक लक्षण है जो अक्सर किससे जुड़ा हुआ होता है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बताइए कौन सा होगा? मैं आपको बताऊंगा फ्लैट अफेक्ट का मतलब क्या होता है। देखिए लिखा हुआ भी भावनाहीनता, यानी उसमें किसी तरह की कोई भावना नहीं होती, कोई फीलिंग नहीं होती है, कोई इमोशन नहीं होता है, तब उसे हम कहेंगे फ्लैट। फ्लैट का मतलब सीधा, जैसे किसी को अगर हंसी आ रही है, कोई दुखी हो रहा है, एक्साइटमेंट हो रहा है, मूड डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस तरह का होता है। लेकिन इसमें फ्लैट होता है सीधा, कोई रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स, नो रेस्पॉन्स। यानी किसी का बर्थडे पार्टी है, किसी के घर में शादी है, तो वो खुश नहीं होता, वो पार्टीज को एंजॉय नहीं करता, वो डांस नहीं करता, वो म्यूजिक नहीं सुनता, वो खेलना पसंद नहीं करता, वो किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता, अब एकदम न्यूट्रल रहता है। और जब कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें कि आपको है कि थोड़ा दुखी होना पड़े, सैड होना पड़े, जैसे कि एग्जाम के अंदर मार्क्स कम आ गए, फेल हो गए, तो उसमें भी उसका कोई दुख नहीं है, उसको कोई हर्ट फील नहीं होता, न्यूट्रल है, उससे हम बोलते हैं फ्लैट अफेक्ट और इससे बोलते हैं भावनाहीनता। तो ये जो चीज़ है बच्चों मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलती है? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका आंसर जो है मैं बता देता हूँ, सीजोफ्रेनिया। सीजोफ्रेनिया का एक सिम्टम होता है जिससे अपन बोलते हैं फ्लैट अफेक्ट, यानी उस व्यक्ति के अंदर जब खुशी के मौके होते हैं तो वो खुश नहीं होता है, और जब दुख होने की बात होती है तब भी उसको दुख नहीं होता, फ्लैट रहता है, सीधा रहता है, उसका एक ही इमोशन रहता है, मास्क लाइक फेस, उससे कह सकते हैं मास्क लाइक, यानी कि आप मास्क लगा लेते हैं तो अगर आप हंसते हैं तब भी दिखता नहीं कि आप हंस रहे हैं, और अगर आप दुखी हैं तब भी वो मास्क लगा रहता है तो दिखता नहीं, इसलिए उसको बोलते हैं मास्क फेस। ये भी एक इसका इंपॉर्टेंट फीचर होता है बच्चों, उसको बोलते हैं फ्लैट अफेक्ट, सीधा रहता है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होते। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सीजोफ्रेनिया का एक नकारात्मक लक्षण है? नेगेटिव सिम्टम पूछ लिया गया। नेगेटिव सिम्टम देखिए, ऑप्शन ए है हेलुसिनेशन, मति भ्रम, बी है डिलीशन यानी कि भ्रम, और सी कह रहा है सामाजिक दूरी और प्रेरणा की कमी, और डी कह रहा है अव्यवस्थित भाषण। नेगेटिव सिम्टम
बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगा ऐसे सिम्टम जो कि पॉजिटिव सिम्टम, याद रखने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ कि वैसे इसका ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, लेकिन याद रखने के बता रहा हूँ कि पॉजिटिव सिम्टम जिसमें आपको एनर्जी की ज़रूरत है, ऐसा सिम्टम जिसमें एनर्जी की ज़रूरत है, जिसमें उसकी कोई एनर्जी खर्च होती है और एक्साइटेड वो एक्साइट रहता है, वो तो सिम्टम होता है पॉजिटिव। और ऐसे सिम्टम जिसमें कम एनर्जी की जरूरत है या फिर एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, नो नीड फॉर एनर्जी, नो नीड फॉर एनर्जी, लैक ऑफ इंटरेस्ट होता है, उन्हें अपन बोलते हैं नेगेटिव सिम्टम। यानी कि व्यक्ति अगर गुस्सा करेगा, गुस्सा हम कब कर पाएंगे, जब हमारे अंदर ताकत होगी, जब एनर्जी होगी। लेकिन अगर हम बात करें कि एकदम दुखी है, सैडनेस है, सैड में क्या ताकत लगाने की जरूरत होती है? सैडनेस में व्यक्ति किसी से बात नहीं करता, बोलता नहीं है, कहीं जाता नहीं है, एक जगह बैठा है चुपचाप, तो उसको अपन बोलते हैं सैडनेस। तो इस तरह की जो चीज़ें जिसमें एनर्जी की ज़्यादा जरूरत हो, एक्साइटेड हो, गुस्सा आता हो, एग्रेशन होता हो, वो होता है पॉजिटिव सिम्टम। तो मैं बात करता हूँ हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन के अंदर व्यक्ति बार बार बहस करता रहता है, वो कहता है कि मुझे कोई आवाज़ें सुनाई दे रही है, लेकिन वहाँ पर कोई भी चीज़ नहीं होती। हम कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, वो हमसे बहस करता है कि नहीं है, इसका मतलब वो अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है। तो हेलुसिनेशन जो है बच्चों पॉजिटिव सिम्टम है। डिल्यूजन है, डिल्यूजन में भी है कि उसका गलत भ्रम होता है, जैसे डिल्यूजन ऑफ प्रोसिक्यूशन। वो कहता है कि पुलिस की गाड़ी आई, वो मुझे पकड़ के ले जाएंगे, घर पे कोई रिश्तेदार आए मुझे मार देंगे, लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा नहीं है। वो मानता नहीं, हमसे बहस करता रहता है। और बहस कब करेगा? जब उसमें एनर्जी होगी, जब उसके अंदर एक्साइटमेंट होगा, जब उसमें एनर्जी होगी, तभी तो बहस करेगा। तो मैंने कहा कि जिनमें एनर्जी की ज़्यादा जरूरत होती है, ऐसे सिम्टम जो उसके लिए हार्मफुल होते हैं, वो पॉजिटिव सिम्टम्स होते हैं। तो हेलुसिनेशन और डिल्यूजन पॉजिटिव सिम्टम्स है। डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, ऐसी बातें करता है जो अव्यवस्थित होती है, जिनका कोई मतलब नहीं होता, जिनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं निकलता। सी कह रहा है सामाजिक दूरी और प्रेरणा की कमी, सोशली आइसोलेशन, यानी समाज के अंदर जाना नहीं, लोगों से बात नहीं करना, पड़ोसियों से बात करना नहीं करना, कोई घर पे गेस्ट आए तो उनके पास नहीं बैठना, चुपचाप रहना। तो मैंने कहा कि चुपचाप रहेगा, किसी के पास जाएगा नहीं, बातें नहीं करता, उसमें कौन सी उसकी एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही है? तो ऐसे सिम्टम जो इसके अंदर वो ज़्यादा नेगेटिव सिम्टम्स नहीं हो, जिसके अंदर उसको ज़्यादा नुकसान नहीं हो, तो वो जो ऑप्शन है वो है आपका सी, सोशल विड्रॉ, यानी समाज से वो दूरी बना करके रखता है, चुपचाप बैठ रहता है, किसी से बात करने से उसको मतलब नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर रहने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए नेगेटिव सिम्टम, क्या पूछा जाए? नेगेटिव। और आपसे अगर पूछ लिया जाए पॉजिटिव सिम्टम, तो ए, बी और सी, सॉरी डी, ए, बी और डी जो है वो है बच्चों आपके पॉजिटिव सिम्टम, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तनाव डायथीसिस मॉडल बताता है कि मानसिक बीमारी किसके परिणाम स्वरूप होती है? द स्ट्रेस डायथीसिस मॉडल एक्सप्लेन दैट मेंटल इलनेस रिजल्ट फ्रॉम, कि मेंटल इलनेस किसकी वजह से होती है इस मॉडल के अनुसार? केवल पर्यावरणीय तनाव, ओनली इन्वायरमेंटल स्ट्रेस, ओनली जेनेटिक, ए कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक वल्नरेबिलिटी एंड लाइफ स्ट्रेस, या फिर खराब शारीरिक व्यायाम? तो ऑप्शन सी जो है वो आनुवंशिक संवेदनशीलता और जीवन के तनाव का संयोजन, यानी कि कुछ चीज़ें जो जेनेटिकली बच्चों के अंदर है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, या फिर कुछ चीज़ें जो कि उसको इन्वायरमेंट से मिली है, लाइफ की स्ट्रेस से मिली है, तो उसकी वजह से है कि बच्चों को मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एगोरफोबिया, गुड, पढ़िए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। फोबिया के बारे में पूछने क्या टर्मिनोलॉजी है? एगोरफोबिया, एगोरफोबिया जो है वो किसका डर है? मैंने आपको बताया था जब फोबिया का क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था कि ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति जहां पर वो अकेला महसूस करता है या फिर उसे लगता है कि यहाँ से निकलना काफी मुश्किल है, ये मेरे लिए खतरनाक जगह है, उसको बिना मतलब का है कि डर लगता है। तो ऑप्शन सी जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एगोरफोबिया की और बात को हमें दर्शा रहा है। एगोरफोबिया, ऑप्शन सी जो है वो है एगोरफोबिया। क्लोज स्पेस यानी क्लोस्ट्रोफोबिया को हम डिस्कस कर चुके हैं, वाटर से डर होता है यानी कि हाइड्रोफोबिया। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऐसी स्थिति, ऐसी सिचुएशन जहां से निकल पाना
मुश्किल हो तो उसको अपन बोलते हैं एगोरफोबिया। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल, ये क्वेश्चन देखिए। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जो अब अपकमिंग 8-10 सवाल आएंगे, मैं आपसे इतना इंश्योर कर सकता हूँ, इतना आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनसे संबंधित आपके एग्जाम में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि डिफेंस मैकेनिज्म के मैं क्वेश्चन अब आपको बताने वाला हूँ और इससे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा अच्छी तरह से। जिन जिन को लगता है कि हमें अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए, प्रैक्टिस अब आपकी हो रही है, और डिफेंस मैकेनिज्म में ऐसा है कि कोई भी एग्जाम्पल दे सकता है। आपने जो नोट्स लिखे जरूर नहीं कि उनमें से कोई भी किसी भी तरह का एग्जाम्पल उठा के दे सकता है। अपकमिंग जो क्वेश्चंस को आप देखेंगे जरूर आप हर तरह की डिफेंस मैकेनिज्म को समझ पाएंगे। एक व्यक्ति जो बचपन की दर्दनाक घटना को भूल जाता है वह संभवतः किसका उपयोग कर रहा है? बचपन की घटनाओं को, बचपन कुछ याद आ रहा होगा बच्चों आपको। क्वेश्चन आपका है, सवाल यह है कि एक व्यक्ति जो बचपन की दर्दनाक घटना को भूल जाता है वह संभवतः किसका उपयोग कर रहा है? हाँ, इसीलिए तो ये क्वेश्चन सेशन लेके आया मैं आपके लिए। कंफ्यूज्ड है, अभी भी बच्चे काफी कंफ्यूज है। कोई ए आंसर कर रहा है, कोई सी कर रहा है, कोई डी कर रहा है। हाँ, अच्छा अच्छा, रुकिए। एक आपका सस्पेंस होने का रीजन एक ये भी है कि जो बच्चों आपको ऑप्शन दिख रहे हैं उसके अंदर ये थोड़े से ऑप्शन बाय मिस्टेक मिस प्रिंटिंग है, गलत है। ऑप्शन ही आपके इस क्वेश्चन के अंदर गलत है। जो आप कह रहे हैं कि रिग्रेशन, जो आप कर रहे हैं रिग्रेशन, आपसे बचपन शब्द को बोल करके बोल रहे हैं कि रिग्रेशन, यह नहीं है बच्चों। देखो पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक व्यक्ति जो बचपन की घटना को भूल जाता है, ऐसी घटनाएं जो उसके दिमाग में थी, ऐसी घटनाएं जो उसके दिमाग में थी, ऐसी घटनाएं जो उसको तकलीफ दे रही थी, एंजाइटी वाली थी, भूल गई है, खत्म हो गई है, साफ हो गई है। वो जो घटनाएं हैं वो दिमाग से निकल गई है, खत्म हो गई, साफ हो गई। तो मैंने आपको बताया था कि प्रेस करने से कपड़े की सलवटें साफ हो जाती है, मैंने आपको बताया था। तो उससे क्या होगा, उससे अपन बोलते हैं रिप्रेशन। ये जो है ये रिप्रेशन है, ये चारों ही ऑप्शन में आपका नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों रिप्रेशन। रिप्रेशन इसका जो आंसर होगा रिप्रेशन होगा, यानी कि उसके माइंड में जो चीज थी अब क्लियर हो गई है, साफ हो गई है, अब नहीं है, भूल गया है वो, उससे वो भूल चुका है, तो इससे हम बोलेंगे रिप्रेशन। लेकिन ये भी देख लेते हैं, ऑप्शन है रिग्रेशन का मतलब क्या होता है? बचपन में चले जाना। बच्चा एक मेच्योर एज में भी ऐसी आदतें, ऐसा उसका व्यवहार होता है जिससे हमें ये लगता है कि ये बचपना है इसके अंदर, अभी भी जैसे बचपना है, तो उससे अपन बोलते हैं रिग्रेशन। जैसे क्लास के अंदर टीचर कोई सवाल पूछते हैं, उसको नहीं आ रहा है, रोने लग जाता है, उसे लगता है कि टीचर मुझे अब डांटेंगे, तो उस डर की वजह से उसे एंजाइटी होती है, उस एंजाइटी को कम करने के लिए वो रोने लग जाता है, छोटा सा मुंह बना लेता है, अपने एक्सप्रेशन एक बच्चे की तरह बना लेता है, उससे अपन बोलते हैं रीग्रेशन। री मतलब रिवर्ट, बचपन में चले जाना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब डिस्प्लेस, ये कोई चीज यहाँ है, यहाँ से उठाकर इसको यहाँ रख दिया, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। यानी कि कोई एक बहुत साधारण सा यूनिवर्सल, पूरे संसार में मुझे लगता है यही पढ़ाया जाता है। एक कॉमन सा एग्जाम्पल कि बॉस जो है डांट दिया है, ऑफिस में ड्यूटी के दौरान किसी सीनियर ने डांट दिया है, और उसका गुस्सा, क्योंकि वो जो हमारे सामने कंपेरेटिवली हमसे ज़्यादा पावर रखता है, तो उसके सामने नहीं निकाल करके ऐसा कोई भी चीज़ जो हमारी तुलना के अंदर कम पावरफुल हो हमारे लिए, उसके सामने हम कंफर्टेबल उस पर गुस्सा उतार देते। जैसे रास्ते में जाते हुए किसी कुत्ते को लात मार दी, किसी जानवर को हमने है कि लात मार दी, घर पर जाकर के है कि कुछ हमने चीज़ें तोड़ फोड़ कर दी, घर के किसी दूसरे सदस्य पर हमने गुस्सा उतार दिया, उससे अपन बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट जो है आइडेंटिफिकेशन, अपने आप की पहचान करना। प्रोजेक्शन, ब्लेम करना, दूसरे पे ब्लेम करना, दूसरे को दोष देना, दूसरे को दोष देना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसे पढ़िए अच्छी तरह से। एन एडल्ट ए टेम्पर टेंट्रम व्हेन थिंग्स डू नॉट गो देयर वे इज एन एग्जांपल ऑफ। जब चीजें मन मुताबिक नहीं होती है तो एक वयस्क का बच्चों की तरह नखरे करना किसका उदाहरण है? ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए, जरूर आप जवाब दीजिएगा। जब चीजें मन मुताबिक नहीं होती है तो एक वयस्क का बच्चों की तरह नखरे करना किसका उदाहरण है?
आप भी करते हैं कभी कभार। कोई कहता है कि सर ग्रीन कलर का पेन ना यूज़ करे, कोई कहता है कि ब्लैक यूज़ नहीं करे, कोई कहता है येलो करे, है ना। जब चीज़ें मन मुताबिक नहीं होती, यानी एक व्यक्ति जो वयस्क है, एडल्ट, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एडल्ट है, मेच्योर एज में है, लेकिन जब चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, वो परिस्थितियाँ, वो ऐसी कंडीशन जब उसके लिए अनफेवरेबल होती है, वहाँ पर वो एंजाइटी फील करता है, तो वहाँ पर जो है बच्चों की तरह नखरे करना, यानी कि बच्चों की तरह व्यवहार करता है, बचपन में चला जाता है, उसे हम क्या कहेंगे। शालू पटेल ने तो बहुत सारे ए लिखे, बच्चा क्वेश्चन तो एक ही है भाई, एक ए करोगे तब भी मैं समझ जाऊंगा, लेकिन आपका मतलब ये है कि आप इतना 100 में से 200% इंश्योर है कि इसका आंसर ए ही होगा। महिमा कुमारी ने बहुत सारे ए लिखे, बिल्कुल राइट आंसर है रिग्रेशन। ये तब आप कर रहे हैं जब आप कंसंट्रेट होकर की क्लास ले रहे हैं, पता चल रहा है इससे। राइट आंसर यानी कि बचपन के अंदर चले जाना, उससे अपन बोलते हैं रिग्रेशन। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए मैन हु इज एंग्री एट हिज बॉस बट गोज होम एंड शॉट एट हिज डॉग इज यूजिंग। एक व्यक्ति जो अपने बॉस पर क्रोधित है, एक व्यक्ति जो अपने बॉस पर क्रोधित है लेकिन घर जाकर अपने पालतू कुत्ते पर चिल्लाता है, वह किसका उपयोग कर रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल। ऐसे ही एग्जाम्पल आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। अभी मैंने आपको बताया था, क्या ये प्रक्षेपण यानी प्रोजेक्शन है, क्या सब्लिमेशन है, क्या डिस्प्लेसमेंट या फिर रिएक्शन फॉर्मेशन। देखिए बॉस है, उसने डांट दिया, क्रोधित है, लेकिन घर जाकर अपने पालतू कुत्ते पर गुस्सा किस पे निकाल दिया, दूसरे पालतू, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। उससे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। राइट आंसर रहने वाला आपका सी। कुसुम यादव सी, महिमा कुमारी सी। गुड। यही बच्चे जो है अक्सर काफ़ी कमेंट्स करते हैं, आंसर भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है बच्चों। और मैं आशा करता हूँ कि मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होने वाला है। महज कुछ ही स्टेप, बहुत ही कम स्टेप आप जो है अपनी सफलता की ओर बचे हैं, सरकारी नौकरी की ओर बचे हैं। बहुत जल्दी आपका पढ़ाई से भी पीछा छूटने वाला है, क्योंकि सरकारी नौकरी लग जाएगी तो मुझे लगता है इतना ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे व्यवहार के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य कारण देना जो वास्तव में अस्वीकार्य है, उसे क्या कहते हैं। सी, सी कर रहे हैं काफी बच्चे, सी कर रहे हैं बच्चों। सी नहीं होगा, सी नहीं होगा। इसके अलावा आंसर करिए, एक मैं हटा देता हूं कि सी नहीं होगा। मैंने आपको बताया था सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर में चेंज करना, वो ऐसे रीजन या फिर वो ऐसे कार्य जो सामाजिक रूप से कि स्वीकार्य नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति को उस तरह से करता है कि जो वास्तव में अस्वीकार्य। ऐसे व्यवहार जो सामाजिक रूप से स्वीकार्य कारण देना जो वास्तव में अस्वीकार्य, ऐसे काम जो कि समाज में स्वीकार नहीं है, हमारी सोसाइटी में उसे एक्सेप्ट कोई नहीं करता है, लेकिन वो उन चीज़ों को इस तरह से पेश करता है, इस तरह से रखता है कि वो चीज़ें स्वीकार करने लग जाता है। रेशनलाइजेशन कहेंगे उसे, हम कहेंगे रेशनलाइजेशन, युक्तिकरण, तर्कसंगतिकरण। मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल रेशनलाइजेशन, जैसे कि किसी व्यक्ति की घर परिवार में किसी की कोई डेथ हो गई है, तो बाकी सब लोग रो रहे हैं, काफ़ी दुखी है, रो रहे हैं, लेकिन वहाँ पर एक व्यक्ति कोई ऐसा भी होगा जो ये कहेगा कि आप ज़्यादा चिंता ना करें, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आपको रोना नहीं है, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जिसकी मृत्यु नहीं है। ये भगवान का नियम है, ये कुदरत का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने देखिए एक लाइन बोली है, उसने ये लाइन बोली है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, यानी उसने एक तर्क संगति कारण एक रीजन बताया। उसने क्या एक तर्क दिया है कि मृत्यु क्यों होती है, कि जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है, ये उसने रैशनल दिया है। तो इससे हम क्या बोलेंगे, रेशनलाइजेशन, यानी कि ऐसे व्यवहार के लिए सामाजिक रूप से स्वीकार्य कारण देना जो वास्तव में अस्वीकार्य होता है, तो उसको बच्चों हम बोलेंगे रेशनलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मैं उससे नफरत नहीं करता, वह मुझसे नफरत करता है। आई डोंट हेट हिम, ही हेट्स मी। दिस स्टेटमेंट बेस्ट इलुस्ट्रेट विच मैकेनिज्म।
ये कथन किस युक्ति का सबसे ऊंचा, ऐसी कौन सी डिफेंस मैकेनिज्म जो ये कहती है कि मैं उससे नफरत नहीं करता हूँ, वो खुद मुझसे नफरत करता है? क्या ये प्रोजेक्शन है? क्या आप उस पर ब्लेम कर रहे हैं? क्या आइडेंटिफिकेशन, ये आपकी पहचान है? क्या सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का मतलब होता है कि ऐसी जो चीज़ें जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती है लेकिन उससे हम किसी दूसरे रूप में पेश करते हैं जो कि अच्छी तरह से है, कि वो उन्हें हम समाज के सामने पेश करते हैं जिनका रूप बदल जाता है और वो हमें पसंद आने लगती है। डी है रिग्रेशन, यानी बचपन में चलना। देखिए, एक व्यक्ति है, वो सच में खुद खुद उससे नफरत भले ही करता हो लेकिन वो दूसरे को दोहरा है कि मैं नहीं करता, वो मुझसे नफरत करता है। आपने दूसरे पर दोष दे दिया, ब्लेम किया, तो इसको अपन बोलेंगे प्रोजेक्शन। इसको अपन बोलेंगे प्रोजेक्शन। लिख लेना की पॉइंट्स। दूसरों को दोष देना, दूसरों को दोष देना। प्रोजेक्शन का मतलब होता है दूसरों को दोष देना। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। डिफेंस मैकेनिज्म्स आर जनरली यूज्ड एट विच लेवल ऑफ अवेयरनेस? रक्षात्मक युक्तियों का उपयोग आमतौर पर जागरूकता के किस स्तर पर किया जाता है? कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, प्री कॉन्शियस या फिर ऑब्जेक्टिव? अनकॉन्शियस लेवल पे होती है। किस लेवल पे होती है? अनकॉन्शियस। बी आपका जो है वो राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए पर्सन हु इज एक्सट्रीमली a person who is extremely overprotective of a child, they secretly dislike is exhibiting। एक व्यक्ति जो उस बच्चे के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक व्यवहार करता है जिसे वह गुप्त रूप से नापसंद करता है, वह क्या प्रदर्शित कर रहा है? एक समझिए क्वेश्चन को, देखो समझना। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो इसका मतलब कि 50% आपको आंसर आ गया। एक व्यक्ति है जो उस बच्चे के प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक व्यवहार करता है जिसे वह गुप्त रूप से नापसंद करता है। यानी कि एक व्यक्ति है, एक बच्चे की बहुत केयर कर रहा है, बहुत सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की ध्यान रखता है, बहुत अच्छी तरह से उसका ध्यान रखता है कि कहीं बच्चा गिर न जाए, खेलते वक्त कहीं चोट न लग जाए, उसने खाना खाया है फिर ना खाया है, इतना ध्यान रखता है। लेकिन वो गुप्त रूप से उसे नापसंद भी करता है, लेकिन उसको वो पसंद नहीं करता है। अगर उससे दिल से पूछे, इंटरनली पूछे, उसके माइंड से पूछे, तो वो अपने आप में उस बच्चे को पसंद नहीं करता, लाइक नहीं करता है, लेकिन उस बच्चे की केयर जरूर करता है। तो वो जो केयर कर रहा है वो अपनी एक प्रतिक्रिया दे रहा है, सिर्फ रिएक्शन बना रहा है। जो प्रतिक्रिया दे रहा है यानी कि वो उसकी सुरक्षा कर रहा है, ध्यान दे रहा है, तो ये सिर्फ रिएक्शन बनाई हुई है इसकी, ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि ओरिजिनल में तो वो क्या कर रहा है, उसे नापसंद कर रहा है। तो ये जो है मैंने बताई थी, कौन सी होती है? रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन एक ही व्यक्ति के सामने, एक ही व्यक्ति के लिए, एक ही वस्तु के लिए दो अलग तरीके के रिएक्शन होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं रिएक्शन फॉर्मेशन। देखिए, एक तो वो क्या कर रही है, अत्यधिक सुरक्षात्मक व्यवहार कर रहा है। कोई व्यक्ति, एक जो है बच्चा, उसके प्रति अत्यधिक सुरक्षात्मक व्यवहार कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखिए वो उसे नापसंद भी करता है। एक व्यवहार ये हो गया, दूसरा ये, दो अलग तरह के भिन्न भिन्न डिफरेंट अपोजिट बिहेवियर है, तो उससे हम बोलेंगे रिएक्शन फॉर्मेशन। महिमा कुमारी क्या लिख रही? सर सही बहु एक्सप्लेशन। नहीं समझ में आया हमको भी क्या कहना चाह रही है। चलिए बच्चों, बहुत ही शॉर्ट टाइम हम और लेंगे इस क्लास में। कन्वर्टिंग सोशली अनएक्सेप्टेबल एग्रेसिव इम्पल्सेस इनटू प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लाइक बॉक्सिंग इज नॉन एज। सामाजिक रूप से अस्वीकार्य आक्रामक आवेगों को पेशेवर खेलों जैसे मुक्केबाजी में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? समझिए सवाल को कि सामाजिक रूप से अस्वीकार्य, समाज में सामाजिक रूप से वो कार्य जो है वो अस्वीकार्य है। कौन सा? आक्रामक आवेगो। आक्रामक आवेगो यानी एक कोई व्यक्ति है जिसे बहुत अत्यधिक गुस्सा आता है, बहुत अत्यधिक मारपीट करता है, हमेशा उसको लड़ाई करने की मन में आती रहती है, क्या कहते हैं? आक्रामक आवेगो को पेशेवर खेलों जैसे मुक्केबाजी में परिवर्तन कर लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? क्या वो विस्थापन है, सब्लिमेशन, उदातीकरण है, रेशनलाइजेशन है, क्या युक्तिकरण या फिर डिनाइल है?
हाँ, अब समझ में आया, सास बहू का एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात है, गुड। आप बता रही हैं रिएक्शन फॉर्मेशन के बारे में कि सर सास बहू वाला एग्जाम्पल, बहुत अच्छी बात है बच्चों। सामाजिक रूप से अस्वीकार्य कार्य, यानी कि वो कोई व्यक्ति समाज के अंदर की गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, हर हमेशा मारपीट के लिए उसके मन में विचार आते रहते हैं, तो मारपीट तो समाज में कौन करने देगा, ये अस्वीकार्य कार्य है। लेकिन अगर वो मुक्केबाज बन जाता है, ये स्पोर्ट्स गेम के अंदर बहुत अच्छा मुक्केबाज बन जाता है, सब लोग उसकी तारीफ करते हैं, सराहना करते हैं, और उसको अच्छे मेडल मिलते हैं अगर वो जीतता भी है। तो ये जो चीज़ है उसका व्यवहार था कि गुस्सा करना, लड़ाई करना, उससे कि उसने अपने व्यवहार को किसमें बदल दिया, मुक्केबाजी में, यानी कि वो मुक्केबाज बन गया, वो बहुत अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बन गया, और इसकी वजह से सारा समाज उसकी तारीफ करेगा। तो बच्चों इसको अपन बोलेंगे सब्लिमेशन। ये जो बी ऑप्शन है आपका बिल्कुल राइट रहने वाला है, सब्लिमेशन। नेक्स्ट बात करते हैं, आई डोंट हेट हिम ही हेट्स मी, दिस स्टेटमेंट वापिस रिपीट हो गया लग रहा है क्वेश्चन, कि मैं उससे नफरत नहीं करता, वो मुझसे नफरत करता है, ये ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं बच्चों प्रोजेक्शन। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, मुझे लगता है कि काफ़ी देर हो गई हमें क्लास लेते हुए, और बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी हमने इसके अंदर डिस्कस किए थे। अब क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, थैंक यू सर पर नहीं, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। किस विकार में बार बार अवांछित विचार, जुनून और या दोहराव वाले व्यवहार बाध्यता शामिल होते हैं? विच डिसऑर्डर इन्वॉल्विंग रिकरिंग अनवांटेड थॉट्स, ऑब्सेशन एंड रिपीटेटिव बिहेवियर कंपल्सन, कि ऐसा कौन सा वो डिसऑर्डर होता है जिसमें बार बार हमें आइडियाज आते हैं, बार बार ऐसे विचार आते हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं, एंजाइटी होती है, और उसे कम करने के लिए हम कोई एक्टिविटी करते हैं, वन बाय वन है कि आप इसे एलिमिनेट करते जाइए। ऑप्शन डी की मैं अगर बात कर रहा हूँ कि सीजोफ्रेनिया, तो ये नहीं होगा बच्चों, क्योंकि एक मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। देखिए इससे रिलेटेड कुछ की पॉइंट्स लिखा रहा हूँ आपको, अगर आपसे पूछे मेजर साइकोटिक डिसऑर्डर, मेजर फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर होता है। दूसरा ऑडिटरी हेलुसिनेशन, मोस्ट कॉमन इसके अंदर जो होता है वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ये इसके अंदर मोस्टली देखा जाता है। और सीजोफ्रेनिया में अगर पूछे मोस्ट कॉमन टाइप की, मोस्ट कॉमन टाइप, तो बच्चों आपको बताना है पैरानोइड सीजोफ्रेनिया, पैरानोइड सीजोफ्रेनिया ये इसका मोस्ट कॉमन टाइप होता है। ऑटिज्म ये मोस्टली बच्चों के अंदर होता है, बोटिज्म होता है बच्चों में होता है, यानी कि बच्चे इसमें क्या होता है, ओवर एक्टिविटीज़ करते हैं, वो बच्चे ज़्यादा क्राई करते हैं, ज़्यादा चिल्लाते हैं, अटेंशन नहीं होता, घर परिवार वालों की बात नहीं मानते, स्कूल में उनकी बहुत सारी शिकायतें होती हैं, बच्चों के साथ मारपीट करना, अपनी नोटबुक फाड़ देना, अपनी पेन पेंसिल को तोड़ देना, अटेंशन नहीं होता है, चीज़ें सीख नहीं पाते, लर्निंग डिफिकल्टीज होती है, तो उन्हें अपन बोलते हैं ऑटिज्म। ध्यान नहीं, पीटीएसडी ऑलरेडी अपन डिस्कस कर सकते हैं, कर चुके हैं। ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी ऑब्सेशन, जो ऐसे विचार, जो ऐसे आइडियाज़ आते हैं जो हमें परेशान करते हैं, जैसे हैंड वॉशिंग वाला मैंने बताया था। दूसरा ऑब्सेशन ऑफ एक काउंटिंग का मैं बताता हूँ, कि किसी व्यक्ति की आदत होती है कि उसके जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं, उसकी चप्पल है, पेन है, पेंसिल है, बैग है, लंच बॉक्स है, ये कोई अव्यवस्थित रख देता है, जहाँ उसकी रोज रखने की आदत है उस जगह से कहीं दूसरी जगह रख देता है, तो उससे उसको टेंशन होती है। वो तब तक उसकी टेंशन कब नहीं होती, जब तक वो वापस चीज़ों को व्यवस्थित नहीं रखता। तो ये भी जो है एक ओसीडी का एग्जाम्पल होता है। तो ऐसे विचार जब आते हैं तो उससे अपन बोलेंगे ऑब्सेशन। और वो जो टिफिन है, जो लंच बॉक्स है, जो उसका बैग है, उसके शूज है, जब व्यवस्थित जगह पे रख रहा है, यानी जो रखने की प्रक्रिया है, उसको अपन बोलते हैं कंपल्सन। वो ऐसा एक्टिविटी जो बार बार करता रहता है, लगातार वो ऐसा ही काम करता रहता है, उसको अपन बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। हाँ कि सर आप बोले कि लास्ट में की पॉइंट्स लिखवाएंगे, तो बच्चों अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, लिखवा रहा हूँ मैं आपको कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है।
बच्चों नॉर्मल बीपी लिख सकते हैं 120/80, ये तो बहुत साधारण सी बात आप सबको आती होगी। पल्स के बारे में पूछे नॉर्मल, तो आपको बताना है 60 to 100 बीट्स पर मिनट। बच्चों अगर 60 से कम हो जाती है तो उससे अपन बोलेंगे ब्रेडिकार्डिया। 60 से कम, 60 से कम और 100 से अधिक, तो उससे अपन बोलेंगे टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया। इनमें से हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आपको आती है, अच्छी बात है, लेकिन ये उन बच्चों के लिए भी है जिनको इनके बारे में भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न है या फिर पता नहीं। रेस्पायरेशन की अगर आपको पूछे तो आपको बताना है 12 से 20, 12 to 20 रेस्पायरेशन पर मिनट। और देखिए 12 से अगर कम होता है, 12 से अगर कम होता है तो उसको अपन को आपको बोलना है ब्रेडिपीनिया, BRADY। 12 रेस्पायरेशन से कम और बच्चों 20 से अधिक हो, 20 से अधिक हो तो आपको बोलना है टैकीपीनिया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, स्क्रीनशॉट लेकर के आप बाद में आराम से लिख लीजिएगा। ये बात बता रहा हूँ मैं रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन सेचुरेशन की पूछे तो आपको बताना है 96 to 100%, 96 to 100%। टेम्परेचर की अगर बात करें बच्चों तो टेम्परेचर आपको बताना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर पूछे आपसे एवरेज, अगर आपसे पूछे एवरेज, ठीक है, और नॉर्मल आपको पूछे तो आपको बताना है 97.6 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल, नॉर्मल पूछे तो ये बताना है, एवरेज पूछे तो आपको बताना है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और बच्चों अगर सेल्सियस में आपसे पूछ ले तो आपको बताना है 37 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर की बात होगी। ये वाइटल साइंस के जरूर इनमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, डेफिनेटली इसके अंदर आपको एग्जाम के अंदर की क्वेश्चन आएगा। ये स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में आप अपने नोटबुक के अंदर लिख लेना कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको जो बता रहा हूँ कि नॉर्मल वैल्यूज़ कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की। सोडियम की ब्लड के अंदर नॉर्मल वैल्यूज कितनी होती है बच्चों, आपको लिखना है 135 to 145 मिलीक्यूलेंट पर लीटर पोटेशियम। इससे रिलेटेड भी जरूर आप क्वेश्चन देखेंगे। कैल्शियम 9 to 11 mg पर डेसीलीटर। क्लोराइड अगर आपसे पूछे, देखिए सोडियम बच्चों 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। अब बच्चों इससे कम हो, 135 से कम, 135 से कम हो तो उसे क्या कहेंगे, ऐसा सवाल आ सकता है। 1 से 35 तक 135 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से अगर कम है तो आपको उसको बताना हाइपोनेट्रीमिया। क्या बोलना है बच्चों, हाइपोनेट्रीमिया। और इससे ज़्यादा हो, 145 से ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा हो तो आपको बोलना है हाइपरनेट्रीमिया। पोटेशियम 3.5 से कम हो, इससे कम हो, 3.5 से कम, इसको क्या कहते हैं, ऐसा भी सवाल आ सकता है। तो आपको बताना है हाइपोकैलेमिया। हाइपो मतलब कम, कैलेमिया का मतलब पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया। और बच्चों 5 से ज़्यादा हो तो आप कहेंगे हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैलेमिया। 9 से कम हो, 8 से कम हो तो उसको कहना है हाइपोकैल्सीमिया। और इससे ज़्यादा हो तो आपको बताना हाइपरकैल्सीमिया। बस 5 मिनट की क्लास हमारी और पेंडिंग रह गई है। 97 से कम हो तो हाइपोक्लोरीमिया और 106 से ज़्यादा हो तो आपको बताना हाइपरक्लोरीमिया। ऐसे ही कुछ नॉर्मल वैल्यूज़ का की पॉइंट्स स्पेसिफिकली हम और अगली क्लास के अंदर लेकर के आएंगे। गुड। तो बिल्कुल बच्चों ये बहुत ही अच्छी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका एमसीक्यू सेशन, आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप बाद में इसको लिख भी सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन। और आई होप कि आप सब लोगों को ये क्लास सेशन एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल लग रही होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें और इसी चैनल पे
हर रोज़ आपको इसी तरह की आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि आपको शॉर्ट नोट्स होते हैं, मिलते रहेंगे। लगातार आप बने रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पर। इस स्टडी मटेरियल जो कि बहुत सारे नोट्स भी होंगे, बहुत सारे एमसीक्यू सेशन भी होंगे, तो कंटिन्यूसली आप इस चैनल के साथ में बने रहे और अपनी तैयारी को मजबूत करें आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के साथ। कैसी रही आपकी क्लास? आई होप कि आपको समझ में आती होगी। ज़रूर आप अपना एक बार रिव्यू ज़रूर दें। ये एक चीज़ होती है जो हमारे लिए, एक टीचर्स के लिए मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं। शांति भारती गुड नाइट है, गुड नाइट ऑल ऑफ डियर स्टूडेंट्स। क्लास के बाद में आप अच्छी तरह से सोएं, प्रॉपर नींद लें। और मैं कहूँगा एग्ज़ाम है तो वैसे तो 8 से 9 घंटे की नॉर्मल होती है, लेकिन 6 से 7 घंटे भी अगर आप प्रॉपर नींद लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है आपकी हेल्थ के लिए भी और आपके एग्ज़ाम के लिए भी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, और मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और एक बेहतरीन सेशन के साथ में, जिसमें एक अलग सब्जेक्ट होगी, एक अलग टॉपिक होगा और एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो कि हमें लगता है कि एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर हम काफ़ी लंबा और लेंथी कंप्लीट सिलेबस को इसके साथ में क्लास सेशन में हम कंप्लीट करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।